गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अक्सन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट श्रोडिंगर समीकरण, तरंग यांत्रिकी मॉडल, सारे ये चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ संख्याओं का यूज़ करते हैं। संपूर्ण जानकारी का मतलब क्या है कि वह किस कक्षा में है, किस कक्षा में की किस कक्षक में है, किस ऊर्जा स्तर में है, उसकी ऊर्जा स्तर क्या होगी, इन सभी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ संख्याओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उन संख्याओं को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर। यही लिखा है मैंने, किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति। इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस कक्षा में उपस्थित है। ऊर्जा, कक्षक का प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। अब देखिए, ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये होती हैं 4 प्रकार की। जो क्वांटम संख्या होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल भी बोलते हैं, सब्सिडरी भी बोलते हैं, सब्सिडरी भी बोलते हैं इसे क्वांटम नंबर। तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। क्वांटम संख्या क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देती है। अब ये 4 प्रकार की होती हैं। जब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम संख्याएं होंगी, तो इलेक्ट्रॉन की हम कुछ भी जानकारी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस कोश में है, किस कक्षक में है, कितनी इसकी ऊर्जा क्या होगी, इस सारी जानकारी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए, तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये किसके बारे में जानकारी देता है हमको, इन सभी को पढ़ेंगे। देखिए, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। पहले तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसे व्यक्त किससे करते हैं। तो इसे व्यक्त करते हैं स्मॉल एन से। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। इसके मान कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, इसके मान हो सकते हैं 1 से लेके अनंत तक।
इसके मान कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 1 से लेके अनंत तक। यह किसके बारे में बताता है, यह बताता है इलेक्ट्रॉन के कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर। किसके बारे में बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर। देखो या तो आप उसको कोष बोल सकते हो, कक्षा भी बोल सकते हो, ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इन तीनों में से। तो मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन के कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। अब ये बात समझ में आई। मैंने बताया कि आपको ये किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। इसके मान 1 से लेके अनंत तक हो सकते हैं। अब ध्यान रखना, एन का जैसे जैसे मान बढ़ेगा तो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे एन का मान इंक्रीज होगा, एन का मान, इस एरो का मतलब है इंक्रीज होना, बढ़ना, जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा उसी प्रकार ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। एन का मान जैसे सपोज एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, आपने यही तो पढ़े होंगे। देखो मैंने आपको विभिन्न क्वांटीकरण पद बताए थे, तब मैंने आपको ऊर्जा स्तर बनाए थे। एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। तो हमने एन बराबर 1 को क्या लिया था, सबसे निम्नतम ऊर्जा ली थी, सबसे निम्नतम ऊर्जा, तभी तो इसको क्या बोला था, मूल अवस्था। अब मूल अवस्था बोला था तो इसकी सबसे निम्नतम है, तो इससे जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है तो ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वैसे भी कैसे पता कर सकते हैं हम, मैंने फॉर्मूला बताया था, ई बराबर क्या होता है, -13.6 इंटू क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा तो नेगेटिव में एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं आपकी E1 क्या निकली थी हाइड्रोजन के लिए 13.6, E2 क्या निकली थी -3.4, E3 क्या निकली थी आपकी -1.51। अब इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा होगा, -1.51। ध्यान रखना, कोई ये मत कर देना कि सर ये है 13.6, ये आगे माइनस भी लगा हुआ है। तो माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है वह उतनी ही क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा 0, 1, 2, इधर -1, -2, -3, जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब माइनस में मान कम होते जा रहे हैं, वह उतनी ही क्या है, बड़ी संख्या। माइनस में सबसे छोटा मान कौन सा है, -1.51। तो ये क्या है आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो हमने कहा कि ये एन का मान बढ़ रहा है यहाँ पर, तो एन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ऊर्जा स्तरों की भी ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए n बराबर 4 तक, n बराबर 4 तक इनके नाम होते हैं। n बराबर 4 को बोलते हैं के कोष, के कक्षा, के, एल, एम और एन। आगे और भी हम बढ़ा सकते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, जो भी आगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, के से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, के से स्टार्ट होते हैं। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या बताती किसे है, ये आपका क्या है, नाभिक। नाभिक से जस्ट पहला ऊर्जा स्तर n बराबर 1,
या तो n बराबर 1 से शो कर लो या किससे शो कर लो, k से। ये क्या है, n बराबर 2, n बराबर 2 से शो कर लो या किससे शो कर लो, l से। या तो n बराबर 3 या इसे किससे शो कर सकते हैं हम, m से। अब ये बात समझ में आ गई होगी, k l m ऐसे और भी आगे ऊर्जा स्तर बनाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, k l m n o p आगे तक। ये बात समझ में आ गई आपको। अब तक जो मोस्टली आप भर रहे हो इलेक्ट्रॉन, उनमें ये ऊर्जा स्तर मोस्टली 6 तक काम आते हैं। तो कहाँ तक काम आएंगे, k l m n o p तक, p तक ख़त्म हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब हमने n तो निकाल लिया कि n किसको बता रहा है, इसका मान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, n का मान बढ़ने पर क्या होगा। अब n से कुछ चीज़ें और निकलती हैं। तो पहला पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या में कि क्या क्या निकलता है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो, n हो, क्या हो, मुख्य क्वांटम संख्या n हो, या हम ये बोल सकते हैं कि nवीं कक्षा हो, nवीं कोष हो या nवीं ऊर्जा स्तर हो, तो उसमें कक्षकों की संख्या, उसमें कक्षकों की संख्या क्या होगी, n स्क्वायर होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2n स्क्वायर होगी। क्या होगी, 2n स्क्वायर होगी। ध्यान रखना, यदि आपके में n उपकोष दिया हुआ, सॉरी n कक्षा दी हुई है, तो उसमें कक्षकों की संख्या क्या है, n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2n स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, कोष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं और कक्ष भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कक्ष और कक्षक को एक मत कर देना। कक्ष तो बोलते हैं कक्षा या कोष को, और कक्षक बोलते हैं, अभी आप पढ़ोगे SPDF, उनके अंदर कक्षक बने होते हैं, उनको बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई। ये देखिए, अब कक्षकों की संख्या कितनी है, n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2n स्क्वायर। सपोज n बराबर क्या हो, 1, मतलब पहली कक्षा हो। पहली कक्षा में कितने कक्षक होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो कक्षक कितने होंगे, n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 1, एक कक्षक होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो पहली कक्षा में एक तो कक्षक होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, n बराबर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन के कोष, कक्षक, ऊर्जा स्तर या कक्ष को। अब देखिए दूसरा एक टर्म हम स्टार डाल के लिख सकते हैं। दूसरी टर्म क्या होती है कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2। इसका मतलब क्या है कि एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का को व्यक्त किससे करते हैं, स्मॉल n से। मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकते हैं। किसके बारे में जानकारी देते हैं, इलेक्ट्रॉन के कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर या कक्ष के बारे में जानकारी देते हैं। n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि कैसे बढ़ेगी। उसके बाद यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान n हो तो कक्षकों की संख्या n स्क्वायर होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होगी। हमने n बराबर 1 का एग्जाम्पल लिया था। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इसी चीज़ से आपके
और भी आगे के जो आवर्त सारणी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो सभी टॉपिक इसी से क्लियर होंगे। ये नहीं आया तो ये मान लो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी आगे की। तो सेकंड आपकी कौन सी है हमारी? द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जिसे क्या बोलते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे व्यक्त किससे करते हैं? सबसे पहले इस व्यक्त करते हैं स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। और इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? सोमरफील्ड ने। इसकी खोज किसने की थी? सोमरफील्ड ने की थी इसकी खोज। जो एल के मान होते हैं, एल के मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं? एल के मान होते हैं एल 0 से n-1 तक। एल के मान कहाँ तक होते हैं? 0 से n-1 तक होते हैं। लेकिन हम ऑलमोस्ट 4 ही पढ़ते हैं हमने, क्योंकि हमने 4 ही तो पढ़े हैं। आपको पता है क्या क्या पढ़े? n बराबर 1 2 3 4 k l m n यही पढ़े हैं। तो ऑलमोस्ट l बराबर हम 4 को ही पढ़ते हैं। तो n बराबर जब क्या हो? 4 हो तो 4 से छोटा क्या आएगा? 3। तो ये ऑलमोस्ट खाते होते हैं 0 से लेके 3 तक। आगे भी होते हैं लेकिन अभी कोई काम नहीं आते। तो हम l का मान कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? 0 से लेके 3 तक। अब देखिए एल बताता किसको है? एल बताता है उपकोष को। एल किसको बताता है? उपकोष को। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? उपकक्ष। इसको क्या बोल सकते हैं? उपकक्ष। या इसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल। किसको बताता है? ऑर्बिटल को बता, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, सबसेल। किसको बताता है? सबसेल को, उपकोष को। अब देखिए यहाँ पर L बराबर मैंने बोला कि आपके 0 से लेके 3 तक होती है। तो 0 1 2 और 3। जब L बराबर 0 हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? सबसेल, उपकोष। सबसेल में यदि L बराबर 0 हो तो यहाँ पर क्या आता है? S उपकोष। यहाँ पर क्या आता है? S उपकोष। यदि L बराबर 1 हो तो यहाँ पर क्या आता है? P उपकोष। यदि L बराबर 2 हो तो क्या आता है? D उपकोष। और L बराबर 3 हो तो कौन सा आता है? F उपकोष। तो कौन कौन से उपकोष होते हैं? S P D F। ये किसको बताता है? उपकोष को। ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ किसको बता रहा है ये? उपकोष को। जिसे आपकी बुक में कभी कभी ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, लेकिन ऑर्बिटल अलग होते हैं, उपकोष अलग होते हैं। अब उपकोष के अंदर ही ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इसके अंदर ही क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर कक्षकों की संख्या, कितने कक्षक पाए जाएंगे? और कक्षक को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एस के अंदर पाया जाता है एक कक्षक। पी के अंदर कितने पाए जाते हैं? 3। डी के अंदर 5। और एफ के अंदर पाए जाते हैं 7। ये फिक्स होते हैं। ऐसे मत करना कि सर ये कोई खास फॉर्मूले से आए ना, ये फिक्स होते हैं। एस के अंदर एक कक्षक पाया जाता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। इसका मतलब कैसा होता है? देखिए एस का मतलब कि ये एक, इसका मतलब होता है कि 3 कक्षक की ये पूरा क्या है? P उपकोष है। और P उपकोष के अंदर क्या है? 3 कक्षक पाए जा रहे हैं। इधर देखिए डी के अंदर कितने हैं? 5। तो ऐसे ही हम क्या बनाएंगे? 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5। ये 5 क्या बन गए? आपके कक्षक बन गए, ऑर्बिटल बन गए। F में ऐसे ही कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर कितने कक्षक हैं? 1।
एस में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब देखिए इनके नाम कैसे कैसे होते हैं। इसको तो एस को एस ही बोलते हैं, इसको पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 कौन कौन से कक्षक होते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके कौन कौन से कक्षक होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डॉट में एक साथ ही है, लेकिन बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होता, डी एक्स स्क्वायर, उसे डैश लगा के अपन ऐसे लिखते हैं ना, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इस डैश को माइनस पढ़ते हैं, लेकिन गलत होता है, माइनस नहीं होता है, ये क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो कौन कौन से कक्षक है यहाँ पर? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब जो ये एफ ब्लॉक होता है, जो एफ उपकोष होता है, एफ उपकोष में जो आपके ऑर्बिटल होते हैं इनकी संरचना फिक्स नहीं होती। जब संरचना फिक्स नहीं होती तो उसके कारण इनमें जो हम कक्षकों के नाम हैं वो नहीं दे पाते। इनकी जो शेप होती है, संरचना शेप, वो क्या होती है? फिक्स होती है। जो एस उपकोष की शेप होती है वो कैसी होती है? गोलाकार, स्फेरिकल। कैसी होती है? गोलाकार, स्फेरिकल। इस टाइप से होती है, बिल्कुल गोल। पी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डंबल। कैसी? डंबल के आकार की। कैसे आकार की होती है? डंबल के आकार की होती है। नेक्स्ट जो आपका डी होता है, डी की शेप जो होती है वो होती है डबल डंबल के आकार की, कि 2 डंबलों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये कैसी होती है? डबल डंबल के आकार की। अब जो एफ ब्लॉक की शेप होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स। वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। मिश्रित शेप होती है, जटिल शेप होती है, पता ही नहीं कर सकते कैसी शेप आ रही है। तो एजीमुथ जो क्वांटम संख्या एल सबसे पहले किसने खोज की? सोमरफील्ड ने की। एल के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। हमने n बराबर 4 तक पढ़ा था, इसलिए 0 से 3 ली। एल बराबर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहीं तक रखो, आगे भी रख सकते हो। एस पी डी एफ जी एच आगे भी ले सकते हो, ध्यान रखना। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 3 तक। एल किसको बताता है? उपकोष, उपकक्ष या सबसेल को। एक ही बात है, तीनों नाम एक ही है, अलग अलग बोल दिए जाते हैं। एल कहाँ से? 0 1 2 3। जब एल बराबर 0 हो तो कौन सा उपकोष होगा? एस उपकोष होगा। कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। एल बराबर 1 हो तो कौन सा उपकोष होगा? पी होगा। और कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3। एल बराबर 2 हो तो कौन सा उपकोष होगा? डी होगा। और कक्षकों की संख्या 5। और एल बराबर 3 हो तो उपकोष कौन सा है? एफ। कक्षकों की संख्या 7। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन कक्षकों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, तो 1 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये क्या है? आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब जो ध्यान रखना, जो एल है, एल किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को बताती है। एल किसको बताती है? इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को भी बताती है। कोणीय संवेग को भी बताती है। अब कैसे बताती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल + 1 इसका अंडर रूट
h अपॉन 2 पाई। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला। अब क्योंकि जब तक L का मान पता नहीं होगा तब तक हम इसे नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपकी दुगुंसी क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को भी बताती है। अब देखिए, इसमें यदि हमको L का मान दिया हुआ है तो हम किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे? किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये होती है 2l + 1। क्या होती है? 2l + 1। देखो 3 तक तो ये आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा नंबर दे दे तो कैसे निकालोगे? 2l + 1 से। इससे भी निकल जाएगा। देखो l का मान 0 रखो, 0 + 1, 0 + 1 क्या हो गया? 1 आ गया। यहाँ पर l का मान 1 रखो, 1, 2 × 1 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2l + 1 होता है, ये ध्यान रखना। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो कक्षकों की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 × 2l + 1। क्योंकि मैंने बताया था एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने कक्षक है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आई बात? देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नोट डाल के लिख लेना उसे। नोट डाल के क्या लिखोगे आप? नोट डाल के लिखोगे कि वे उपकोष ही संभव हैं जिनमें n का मान ग्रेटर देन क्या हो? l हो। क्या? वे उपकोष ही संभव है जिनमें n का मान क्या हो? ग्रेटर देन l हो। यदि n का मान लेस देन l हुआ तो ऐसा उपकोष उपस्थित ही नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे 2D में देखिए n बराबर क्या है? 2। ये क्या होता है? n होता है। n बराबर क्या है? 2। कौन सी कक्षा है? दूसरी कक्षा है, D के लिए l का मान क्या होता है? 2। जब n बराबर l हो गया, n बराबर l में भी ये क्या होता है? गलत होता है। तो हमको क्या चाहिए? n ऑलवेज ग्रेटर देन l चाहिए। तो वही उपकोष संभव है। मतलब 2D उपकोष कहीं पाया ही नहीं जाएगा, आपका 2D उपकोष मिलेगा ही नहीं। ऐसे 1D में क्या होगा? n बराबर 1। ये जो आगे संख्या लगी होती है क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 1। D के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l बराबर 2। यहाँ पे तो n इज लेस देन क्या हो गया? l हो गया, जो भी क्या है? गलत है। हमेशा क्या होना चाहिए? n इज ग्रेटर देन l। जैसे 3D, जैसे क्या है? 3D 1s, इनके लिए निकाल के देखो। n बराबर क्या है? 3, क्योंकि आगे लगा हुआ नंबर क्या है? n। l बराबर d के लिए 2, तो n इज ग्रेटर देन l। इधर n बराबर क्या है? 1। s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पर क्या है? ये n इज ग्रेटर देन l। तो ये ही उपकोष क्या होते हैं? संभव होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, इस बात को। समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आधारित क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। अभी आपकी 2 क्वांटम संख्याएं भी बाकी हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और धन्यवाद।